हेलो फ्रेंड, हम लोग डीएसपी की पाठशाला का आखिरी सेट को डिस्कस कर रहे थे। कल के वीडियो में हम लोग झारखंड के जीके को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी जो समान विज्ञान और कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो कल तक खत्म हो जाएगा। सो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन किस संस्था के द्वारा तैयार की गई थी? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली या राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान पुणे। तो बर्ड फ्लू की जो पहली स्वदेशी वैक्सीन है वो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल इसके द्वारा तैयार किया गया था, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? फहमीदा अजीम, शेख हसीना, तस्लीम नसरीन या इनमें से कोई नहीं। तो बांग्लादेश की जो महिला जिसे 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला वो है फहमीदा आजिम, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो भारत का पहला जो पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडो पाक वार 1971 किताब के संपादक कौन है? तो जगदीश सिंह, शैलेंद्र मोहन, ए और बी दोनों या प्रभात कुमार। तो इंडो पाक वार 1971 के किताब के जो संपादक हैं वो हैं जगदीश सिंह और शैलेंद्र मोहन, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा इसमें से सुम्मिलित है देश और उसकी राजधानी? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, ये सही है। तो ये यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका केप टाउन, दक्षिण कोरिया प्योंगयांग नहीं, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? तो सियोल में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी ये जिनेवा नहीं बल्कि यहाँ पर बर्न हो जाएगा, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगा। सो यहाँ पर जो सही सम्मिलित है वो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो गया? केप टाउन। बाकी दक्षिण कोरिया का जो राजधानी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल हो जाएगा, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी वो बर्न हो जाएगा, और थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। देश और उसकी मुद्रा है। ठीक है, तो मैक्सिको की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैक्सिको की मुद्रा को जो हम लोग पेसो कहते हैं, यानी 1 का 2 हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का जो मुद्रा है उसे यूरो कहा जाता है, जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है, और सऊदी अरब की मुद्रा को रियाल कहा जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत और उत्तर की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? ठीक है, मतलब भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा वो कौन सी सीमा रेखा है? कौन सी? तो डुरंड रेखा, मैकमोहन, रेड क्लिफ या इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का जो सीमांकन है वो मैकमोहन के द्वारा किया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मैकमोहन रेखा कब इसका निर्धारण कब किया गया था? तो इसका जो निर्धारण किया गया था 1914 में शिमला समझौता। ठीक है, 1914 में शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके किया गया था, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच जान रहे हैं, और डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा अभी वर्तमान में ये भारत और अफगानिस्तान के नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में था डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है वर्तमान में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा सुमिलित है? भाषा समूह और भाषा। ठीक है, इसमें से कौन सा सुमिलित है वो पहचानना है हमें। आर्य भाषा परिवार, इसमें मराठी, संस्कृत और उर्दू आता है, ये सही है। द्रविड़ भाषा परिवार में मालतो, कन्नड़ और मलयालम आता है, ये भी सही है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार में बोडो, मणिपुरी और नागा, ये भी सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? ठीक है, इसमें जो कौन सा पुस्तक है जिसका रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं किया गया? तो प्रियदर्शिका ये किया गया है, रत्नावली ये भी की गई है। सूर्य शतक नहीं, ये सूर्य शतक जो है इसकी रचना
हर्षवर्धन नहीं किए हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक पुस्तक है नागानंद, ये भी हर्षवर्धन की ही रचना है। यहाँ पर जो सूर्य पुस्तक है, सूर्य शतक है, ये किसकी रचना है? तो ये मयूर की रचना है। ठीक है, सूर्य शतक किसकी रचना है? मयूर की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अकबर द्वारा लिए गए निर्णय और संबंधित तिथि। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति 1567 ईस्वी में। राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1575 में। उपयुक्त में कौन सा सुमिलित नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कोई भी सुमिलित नहीं, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति ये 1564 में नहीं बल्कि 1563 में होता है। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया जाता है? अकबर के द्वारा, तो 1563 में। जजिया कर की समाप्ति ये 1564 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में। और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण ये 1575 में नहीं बल्कि 1585 में किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सुमिलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना, ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये भी सही है। महादेव गोविंद रानाडे, थियोफिकल सोसाइटी, नहीं ये गलत है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो मैडम ब्लावत्स्की और ये कर्नल अलकट हैं। ठीक है, इसका नाम नोट डाउन कर लीजिए, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकट। ठीक है, तो ये नाम को आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? तो यहाँ पर सबसे पहले जो घटने वाली घटना है ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा। ये कब किया गया था? 1917 में। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया था? ये 1918 में। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारी की अधिकारिता, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वायसराय की शक्ति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था वो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारी की अधिकारिता, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? भारत निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ी गई थी, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी? ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो संविधान संशोधन 90, संविधान संशोधन 51, संविधान संशोधन 92 या संविधान संशोधन 93? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 92वां संविधान संशोधन जो होता है वो 2003 में होता है। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारत में जो भारतीय संविधान के 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। ये 4 भाषा कौन कौन है? तो ये 4 भाषा में बोडो हो जाएगा, एक डोगरी हो जाएगा, एक मैथिली हो जाएगा, और एक भाषा संथाली जो झारखंड की है। ठीक है, झारखंड की एकमात्र भाषा जो 22 भाषाओं के अंतर्गत शामिल है, तो ये संथाली भाषा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान भाग 9 में पंचायत से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। ये कथन सही है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं के संबंध में उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नहीं, यहाँ पर जो है प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिका के बारे में वर्णन है, तो ये जो है कथन गलत हो जाएगा। ये 3 प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक नगर पंचायत हो जाएगा, उसके बाद नगर पालिका परिषद है और एक नगर निगम है। सो यहाँ पर जो केवल 1 कथन जो है सही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन त्रिमूल लोकतंत्र से संबंधित है? क्षेत्रीय राजनीति, लोकपाल,
अंतर्राज्य परिषद या पंचायती राज पद्धति। तो त्रिमूल लोकतंत्र से जो संबंधित है वो पंचायती राज पद्धति, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज पद्धति को कब जोड़ा जाता है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। तो 73वें संविधान संशोधन तो पंचायत से संबंधित है। इसमें 3 स्तर को बताया गया है। इसमें कौन कौन है? जिला हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा और ग्राम पंचायत होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। नगर पंचायत वो नगर पालिका में आता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम निर्धारित आयु 21 वर्ष है, नहीं, यहाँ पर जो न्यूनतम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष है। सो ये कथन गलत हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहता है, ये कथन सही है। ठीक है, अगर 5 साल के कार्यकाल में 3 साल के अंदर अगर पंचायत कोई उसका भंग हो जाता है तो बाकी जो नया जो पंचायत बनेगा वो 2 साल के लिए बनेगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ओनली 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभांकर है? जागृति उपभोक्ता जागरूकता से, महिला सशक्तिकरण से, दिव्यांग सशक्तिकरण से या डिजिटल साक्षरता से? तो जागृति जो है ये उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। भारत में 8 कोर सेक्टर है, किसे शामिल नहीं किया गया? ठीक है, भारत में टोटल 8 जो कोर सेक्टर है इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो कोयला ये बिल्कुल है, उर्वरक ये भी है, विद्युत ये भी है। भारत के कोर सेक्टर में रसायन शामिल नहीं है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। ठीक है, कौन किसके सहयोग से बनाया गया है? तो राउल किला, तो राउल किला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है, ये बिल्कुल सही है। भिलाई ये पूरे यूएसएसआर यानी रूस से बनाया गया, ये भी सही है। दुर्गापुर ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सहायता से बनाया गया है, ये भी सही है। बोकारो ये यूएसए नहीं, ये बोकारो जो है रूस के सहायता से बनाया गया है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो किसके सहायता से बनाया गया है? तो रूस के सहायता से बनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल में यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में कौन से स्थान पर आ गई है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो जीडीपी के मामले में जो है भारत विश्व का 5वां स्थान पर है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, भारत से बड़े 4 देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। ठीक है, भारत से बड़ा जिसका अर्थव्यवस्था वो 4 देश कौन से हैं? तो अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया और जर्मनी हो गया। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी अवधि 2012 से लेकर 2017 तक थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसका मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था, ये भी कथन सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8% का था, ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ओजोन, ये ओजोन सीएफसी के कारण होता है, ये सही है। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड नहीं, यहाँ पर जो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड है, ना कि एसिड है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल और ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी कथन सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अम्ल वर्षा किसके वजह से? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं रेगिस्तानी वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, टुंड्रा वनस्पति में, या इनमें से कोई नहीं? तो काई और जो लाइकेन है ये ज़्यादातर आपका पाए जाते हैं जो है ये टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये दोनों किस समूह के पादप हैं? तो ये ब्रायोफाइटा के पादप है। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो समूह है उसके ये पादप हैं, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। काई और लाइकेन कौन से पादप समूह में आते हैं? तो ब्रायोफाइटा में आते हैं।
उसके बाद लाइकेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे लाइकेन किसका किसका जो सहजीवी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी है। ठीक है, लाइकेन किसका किसका सहजीवी है, तो कवक और शैवाल का। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे जो लाइकेन है ये किस प्रदूषण का एक अच्छा सूचक माना जाता है। तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक माना जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 2 पॉइंट को आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखें। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है। ठीक है, यहाँ पर जो है अक्साई चीन का कौन सा भाग है, तो काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख का पठार। तो अक्साई चीन जो है ये लद्दाख का पठार के हो जाएगा। अक्साई चीन का जो भाग है ये लद्दाख का पठार हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुम्मिलित नहीं है। हुंडरू जलप्रपात सोनरेखा नदी पर है, ये सही है। चचाई प्रपात बिहार नदी पर है, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में है, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी, नहीं, ये बूढ़ा घाघ जो है बूढ़ा नदी पर ही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो ये हो जाएगा आपका बूढ़ा नदी पर ही है। ये कहाँ पर है, तो लातेहार में। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये किस जिले में आता है, झारखंड का किस जिला में बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। तमिलनाडु में मानसून के समय सामान्य महीने कौन सा है। ठीक है, तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना कौन सा है, तो मार्च से अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर। तो तमिलनाडु का जो मानसून का जो सामान्य महीना है ये नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो लौटते मानसून के वजह से होता है। ठीक है, तमिलनाडु में अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून के वजह से होता है, तो लौटता हुआ मानसून। और लौटता हुआ मानसून का जो समय है ये ठंडक के समय आता है, नवंबर दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर में ही जो तमिलनाडु में ज़्यादातर वर्षा होती है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस राज्य में है जो ठंडे के समय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये भी तमिलनाडु हो जाएगा। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है, नकदी और खाद्य दोनों सास्यों के साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक सास्यों के एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और सास्य उत्पादन को एक साथ करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित खेती का जो अर्थ ही होता है कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है कि पशुपालन के साथ साथ हम अगर नहीं कृषि के साथ साथ हम अगर पशुपालन करेंगे तो इसे हम मिश्रित खेती का श्रेणी कहेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन एक सुमिलित नहीं है, भिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड और राउरकेला उड़ीसा। भिलाई यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। भिलाई कहाँ पर है, तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।